न कोई गोली चली, न शरीर पर कोई जख्म का निशान था, न कोई पोस्टमार्टम हुआ और अगले ही दिन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। यानी कानून की नजर में यह एक बेहद आम और कुदरती मौत थी, एक परफेक्ट मर्डर। कातिलों को लगा था कि उन्होंने पुलिस, समाज और कानून तीनों की आंखों में धूल झोंक दी है। लेकिन वे एक चीज भूल गए थे, एक पिता का हौसला। जब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए तो 70 साल के एक बुजुर्ग पिता ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगाकर प्राइवेट जासूस खड़े कर दिए और उस खौफनाक सच को बेनकाब किया जिसे सुनकर पूरे हरियाणा के रोंगटे खड़े हो गए थे। आइए जानते हैं जगाधरी के चर्चित योगेश बत्रा हत्याकांड की वह पूरी कहानी जो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के यमुनानगर जिले से। यमुनानगर में एक शहर है जगाधरी। इसी जगाधरी के सेक्टर 17 में एक बंगला था जहां बत्रा परिवार रहता था। इस परिवार में थे योगेश बत्रा, उनकी पत्नी प्रियंका बत्रा और उनके 2 बच्चे। योगेश एक कामयाब बिजनेसमैन थे। उनकी बत्रा प्लाईवुड नाम की कंपनी थी जिसमें प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। इसके अलावा भी उनके कई दूसरे कारोबार थे। शहर के जाने माने कारोबारियों में उनकी गिनती होती थी और उनके पास अच्छी खासी संपत्ति और जायदाद थी। योगेश और प्रियंका की शादी को करीब 17 से 18 साल हो चुके थे। दोनों की शादी लव मैरिज थी, यानी शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को जानते थे और फिर परिवार की सहमति से दोनों ने शादी कर ली थी। वहीं योगेश के माता पिता और परिवार के बाकी सदस्य उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में रहते थे। उनका घर खटीमा तहसील के एक छोटे से गांव में था। यह जगह जिले के मुख्यालय रुद्रपुर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल मिलाकर बत्रा परिवार की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसा था, कारोबार था, प्रॉपर्टी थी, बच्चे थे और सबसे बड़ी बात, पूरा परिवार खुशहाल था। अब तारीख आती है 28 मई 2016 की। उस वक्त योगेश के घर में कुल 3 लोग मौजूद थे। योगेश, उनकी पत्नी प्रियंका और उनकी करीब 17 साल की बेटी ख्वाहिश। योगेश और प्रियंका ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में सोते थे जबकि ख्वाहिश फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। सुबह का वक्त था और योगेश के उठने का समय हो चुका था। प्रियंका की नींद खुली तो उन्होंने बगल में सो रहे अपने पति को जगाने की कोशिश की। पहले उन्होंने योगेश को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रियंका को लगा कि शायद योगेश गहरी नींद में हैं। उन्होंने उन्हें थोड़ा हिलाया, फिर दोबारा आवाज देकर जगाने की कोशिश की लेकिन इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। योगेश बिल्कुल शांत पड़े थे, उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अब प्रियंका को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उन्होंने योगेश की सांसें चेक की। सांसें नहीं चल रही थीं, दिल की धड़कन भी रुक चुकी थी। यह देखकर प्रियंका घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी ख्वाहिश को आवाज लगाई। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और अपने पिता को फोन करके योगेश के बारे में बताया, क्योंकि प्रियंका के पिताजी खुद एक अच्छे डॉक्टर थे। कुछ ही देर में घर पर लोग पहुंचने लगे, लेकिन उस वक्त तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर योगेश के साथ हुआ क्या था। प्रियंका ने बताया कि पिछली रात अचानक योगेश को घबराहट होने लगी थी। उन्हें पसीना भी आ रहा था। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कोई बुरा सपना देखा होगा। हालांकि कुछ देर बाद उनकी तबीयत सामान्य लगने लगी और वह दोबारा सो गए थे। प्रियंका को यही लगा कि शायद रात में उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों की मदद ली और आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर गईं। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनका शव वापस घर लाया गया। प्रियंका के पिता डॉक्टर थे। जब उन्हें भी पिछली रात की पूरी बात बताई गई तो उन्होंने भी यही माना कि योगेश की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई होगी। प्रियंका ने अपने ससुराल में फोन करके इस दुखद खबर की जानकारी दे दी। अब यह खबर उत्तराखंड के खटीमा में रहने वाले योगेश के माता पिता तक भी पहुंच चुकी थी। बेटे की मौत की खबर मिलते ही वे खटीमा से यमुनानगर के लिए रवाना हो गए। उसी शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच वे वहां पहुंच गए। घर में मातम पसरा हुआ था। परिवार के लोग रो रहे थे। अचानक हुई इस मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उस वक्त किसी को भी योगेश की मौत को लेकर कोई बड़ा शक नहीं हुआ। सब यही मान रहे थे कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। प्रियंका के पिता के डॉक्टर होने की वजह से परिवार को भी इस बात पर भरोसा था कि शायद यह एक प्राकृतिक मौत है। और इसी भरोसे की वजह से एक बेहद महत्वपूर्ण चीज उस वक्त नहीं हुई। योगेश का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।
29 मई 2016 तक पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार के लिए उस वक्त यह सिर्फ एक दुखद मौत थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले महीनों में यही मौत एक ऐसे सवाल में बदलने वाली है जिसका जवाब जब उनके सामने आएगा तो उनके होश उड़ जाएंगे। अब होता यह है कि योगेश के माता पिता कुछ समय के लिए यमुनानगर में अपने बेटे के घर पर ही रुक गए। उनका मानना था कि प्रियंका ने अपना पति खोया है, अब वह अकेली हो गई है और उसके लिए यह बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसे समय में उसे परिवार के लोगों के साथ की जरूरत है, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि प्रियंका और बच्चों को अकेलापन महसूस न हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। फिर भी योगेश के माता पिता के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। खास तौर पर योगेश की मां अपने बेटे की मौत से बुरी तरह टूट चुकी थी। इसी दौरान इस घटना में कुछ अजीब होता है। दरअसल मां को योगेश को लेकर अजीब अजीब सपने आने लगे। मां के अनुसार योगेश उनके सपनों में आता और मदद के लिए गुहार लगाता था। वह कहता कि कुछ गुंडे उसे मार रहे हैं और उसे बचा लिया जाए। मेरे सपने में जरूर आता है। मेरे सपने में ये भी आया कि मुझे मम्मी गुंडे मार रहे हैं, बचा लो। जब मां ने परिवार के लोगों को इन सपनों के बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें समझाया कि वह एक मां है और बेटे को खोने का दुख बहुत बड़ा है। शायद इसी वजह से उनके दिमाग में हर वक्त योगेश की बातें चल रही हैं और उसी का असर उनके सपनों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगेश के पिता भी उस वक्त तक यही मान रहे थे कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन जब मां बार बार लगातार कई दिनों तक योगेश के पिता से वही सपने की बात दोहराती तो धीरे धीरे योगेश के पिता के मन में भी कुछ सवाल उठने लगे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर उनके बेटे को हार्ट अटैक क्यों आया होगा। योगेश की उम्र उस वक्त सिर्फ 42 साल थी। वह हट्टे कट्टे और स्वस्थ आदमी थे। उन्हें किसी गंभीर बीमारी की जानकारी नहीं थी। वह नियमित रूप से किसी बीमारी की दवा भी नहीं लेते थे। यहां तक कि पहले कभी उनके दिल से जुड़ी कोई समस्या भी सामने नहीं आई थी। तो फिर अचानक इतनी कम उम्र में उनकी मौत हार्ट अटैक से कैसे हो गई? यह सवाल अब योगेश के पिता के मन में बार बार आने लगा। वह जितना इस बारे में सोचते उतना ही उनका शक बढ़ता जाता। आखिरकार योगेश के माता पिता ने आपस में बैठकर इस बारे में गंभीरता से बातचीत की। अब उन्हें अपने बेटे की मौत को लेकर किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। इसके बाद योगेश के पिता पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बेटे योगेश की मौत 27 और 28 मई के बीच हुई थी और परिवार को बताया गया था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन अब उन्हें इस बात पर शक है कि योगेश की मौत प्राकृतिक नहीं थी। उन्हें लग रहा है कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने जब उनसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछा तो एक बड़ी समस्या सामने आई, क्योंकि योगेश का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था और उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। अब ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि योगेश की मौत वास्तव में प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। फिलहाल पुलिस के पास इसका सीधा जवाब नहीं था। फिर भी योगेश के पिता के शक को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया गया। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि मामले को देखा जाएगा और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद भी उस वक्त मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई, जबकि योगेश के पिता बार बार थाने के चक्कर लगाते रहे। वह पूछते कि उनके बेटे की मौत की सच्चाई आखिर सामने क्यों नहीं आ रही। लेकिन वक्त बीतता गया और पुलिस वालों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि अगर उन्होंने खुद कुछ नहीं किया तो शायद उनके बेटे की मौत का सच कभी सामने नहीं आएगा। अब उन्हें किसी और की मदद लेनी थी। उन्हें पता था कि निजी जासूस और डिटेक्टिव एजेंसियां भी होती हैं जो अपने स्तर पर मामलों की जांच करती हैं। उनके पास पुलिस जैसी कानूनी शक्तियां नहीं होती। वे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन वे जानकारी जुटा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं और किसी मामले से जुड़े सुराग तलाश सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ योगेश के माता पिता ने एक निजी जासूस एजेंसी की तलाश शुरू की। कुछ दिनों तक पता करने के बाद उन्हें एक एजेंसी के बारे में जानकारी मिली। आखिरकार योगेश के पिता ने अपने बेटे की मौत के पीछे की सच्चाई पता करने के लिए उस एजेंसी को हायर कर लिया। अब इस केस की जांच एक नए तरीके से शुरू होने वाली थी। जासूसों ने योगेश की जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझना शुरू किया। उनका परिवार, उनके रिश्ते, उनका कारोबार, उनके दोस्त, उनके परिचित, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी।
सब कुछ जांच के दायरे में था। जासूस सबसे पहले यह समझना चाहते थे कि योगेश और प्रियंका के बीच पति पत्नी के रिश्ते कैसे थे। क्या दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था या फिर उनके रिश्ते में पहले से ही कोई परेशानी चल रही थी। इसके लिए जासूसों ने योगेश और प्रियंका के कॉमन फ्रेंड्स से संपर्क करना शुरू किया, लेकिन सीधे यह नहीं पूछा गया कि दोनों के बीच क्या चल रहा था, बल्कि अलग अलग बहानों से बातचीत की गई ताकि किसी को जासूसी का शक न हो। परिवार के करीबी रिश्तेदारों से भी बात की गई और धीरे धीरे योगेश और प्रियंका के वैवाहिक जीवन की तस्वीर सामने आने लगी। योगेश के माता पिता ने जासूसों को एक बात बिल्कुल साफ कह रखी थी कि इस पूरी जांच की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर प्रियंका को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि योगेश की मौत के बाद उन्हें अपनी बहू के व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। शुरुआत में पति की मौत के बाद प्रियंका दुखी दिखाई देती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने धीरे धीरे योगेश का कारोबार संभालना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाई के लिए देहरादून भेज दिया था। वे वहां वेलहम स्कूल में पढ़ते थे। प्रियंका भी धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटती हुई दिखाई देने लगी। हालांकि प्रियंका का यह बदलाव सामान्य भी हो सकता था, क्योंकि यदि देखा जाए तो योगेश के बाद अब घर को संभालने वाला और कोई था भी तो नहीं। लेकिन फिर भी योगेश के माता पिता को यह बदलाव परेशान कर रहा था। उन्हें लगने लगा था कि प्रियंका अब उनके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करती। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे सास ससुर अब उसके लिए परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि पराये लोग बन गए हों। इसके अलावा योगेश की संपत्ति और कारोबार से जुड़े काम भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। परिवार के अनुसार योगेश की मौत के बाद बिजनेस और संपत्ति को प्रियंका के नाम कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई थी। ऐसा नहीं था कि योगेश के माता पिता खुद अपने बेटे की संपत्ति या कारोबार लेना चाहते थे। वे उम्र दराज हो चुके थे और जानते थे कि आखिरकार योगेश की संपत्ति और कारोबार उसके बच्चों के ही काम आने वाले हैं। लेकिन उन्हें यह बात जरूर परेशान कर रही थी कि पति की मौत के तुरंत बाद प्रियंका ने इतनी तेजी से कारोबार और संपत्ति से जुड़े काम संभालने शुरू कर दिए थे। फिर उन्हें एक और बात खटकने लगी। कभी कभी घर में प्रियंका के फोन पर बात करते हुए हंसने की आवाज सुनाई देती थी। योगेश के माता पिता के लिए यह बात समझना आसान नहीं था। उनके लिए उनका बेटा अभी अभी इस दुनिया से गया था। ऐसे में उन्हें लगता था कि प्रियंका को भी लंबे समय तक उसी दुख में रहना चाहिए। उन्होंने प्रियंका को इस बात के लिए टोका भी, लेकिन प्रियंका ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करीब 2 महीने बीत गए। प्रियंका ने दोबारा जिम जाना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके सास ससुर ने इसे सामान्य ही माना। उन्हें लगा कि शायद प्रियंका खुद को व्यस्त रखना चाहती है। शायद वह पति की मौत के सदमे से बाहर निकलने के लिए जिम जा रही है और अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जासूसों को अब इसी बात में भी दिलचस्पी होने लगी। उन्होंने प्रियंका की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसके जिम तक भी जाने लगे ताकि यह पता चल सके कि वह किन लोगों के संपर्क में है। इसी बीच जुलाई 2016 में प्रियंका अपनी बेटी ख्वाहिश को लेकर चंडीगढ़ गई। जासूसों ने भी उसका पीछा किया और चंडीगढ़ पहुंच गए। वहां प्रियंका ने एक पार्टी में हिस्सा लिया। वह डांस कर रही थी और काफी खुश नजर आ रही थी। उसकी बेटी ख्वाहिश भी उसके साथ थी और वह भी खुश दिखाई दे रही थी। जासूसों के लिए यह बात हैरान करने वाली थी। योगेश की मौत को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे। ऐसे में उनके मन में सवाल उठा कि पति की मौत के इतने कम समय बाद प्रियंका और उसकी बेटी इस तरह पार्टी में क्यों खुश नजर आ रही थी। लेकिन उस पार्टी में जासूसों की नजर एक और शख्स पर जाकर टिक गई। प्रियंका के साथ एक आदमी भी था। अब सवाल था, आखिर यह आदमी कौन था? जासूसों ने वहां कुछ तस्वीरें ली। प्रियंका के कुछ दोस्तों के बारे में उन्हें पहले से जानकारी थी। उनकी मदद से पार्टी की कुछ और तस्वीरें भी हासिल की गईं। इन तस्वीरों में प्रियंका उस आदमी के काफी करीब नजर आ रही थी। एक तस्वीर में प्रियंका, उसकी बेटी ख्वाहिश और वह आदमी तीनों साथ दिखाई दे रहे थे। यह तस्वीर 23 जुलाई 2016 की थी। बाद में यही तस्वीरें योगेश के माता पिता को दिखाई गईं। तस्वीर देखते ही योगेश के पिता ने उस आदमी को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि यह आदमी पहले भी कई बार उनके घर आ चुका है। अब जासूसों ने उस आदमी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसकी पहचान सामने आई। नाम था रोहित कुमार उर्फ मड्डी। रोहित एक जिम ट्रेनर था और जिस जिम में प्रियंका जाती थी वहीं वह उसे ट्रेनिंग देता था। लेकिन जासूसों के सामने अभी सिर्फ इतना था कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब दिखाई दे रहे थे। हो सकता था कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हों,
इसलिए जांच यहीं नहीं रुकी। आगे छानबीन में एक और जानकारी सामने आई। प्रियंका ने रोहित के जन्मदिन पर उसे करीब 32 लाख रुपए की कार गिफ्ट की थी। अब यह बात सामान्य नहीं लग रही थी। आखिर कोई महिला अपने जिम ट्रेनर को इतनी महंगी कार क्यों देगी? क्या दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी या फिर इस रिश्ते के पीछे कुछ और था? अब योगेश के पिता इन जानकारियों को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 21 सितंबर 2016 को जगाधरी सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई और पहली बार प्रियंका और रोहित को थाने बुलाकर पूछताछ की गई। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ ऐसा कोई ठोस आधार नहीं लगा जिसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। योगेश के माता पिता को इससे फिर निराशा हुई। उन्हें लगता था कि निजी जासूसों ने जो जानकारी जुटाई है उसमें कई ऐसे सुराग हैं जिन्हें गंभीरता से जांचा जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से जांच को आगे बढ़ाना जारी रखा। निजी जासूसों ने प्रियंका और रोहित के फोन रिकॉर्ड और उनकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटानी शुरू की। खास तौर पर 27 और 28 मई की रात को ध्यान से देखा गया और इसी जांच में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। उस रात प्रियंका और रोहित के बीच लगातार फोन पर बातचीत हुई थी। सबसे अहम बात यह थी कि मोबाइल लोकेशन के अनुसार योगेश की मौत वाली रात रोहित की मौजूदगी योगेश के घर के आसपास ही दिख रही थी। अब यह मामला सिर्फ एक शक नहीं रह गया था। योगेश के पिता इन जानकारियों को लेकर सीधे हरियाणा के डीजीपी तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के सामने पूरी बात रखी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी और क्यों उन्हें उस मौत पर शक है। निजी जासूसों ने अब तक क्या क्या जानकारी जुटाई है, प्रियंका और रोहित की तस्वीरें भी अधिकारियों को दी गईं। फोन रिकॉर्ड और लोकेशन से जुड़ी जानकारी भी सामने रखी गई। अब पहली बार इस मामले को गंभीरता से लिया गया और मामले की जांच करनाल पुलिस को सौंप दी गई। इसके बाद केस की गहराई से जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई। पुलिस ने रोहित को हिरासत में ले लिया और इस बार जब पुलिस सख्ती से पेश आई तो वह जल्द ही टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। आगे जो कहानी उसने बताई उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि उसने बताया कि इस पूरी साजिश में प्रियंका भी शामिल थी। इसके बाद प्रियंका को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई और जो कहानी निकलकर सामने आई वह हिला देने वाली थी। बात 2015 की है। उस वक्त प्रियंका का वजन बढ़ रहा था। उसने सोचा कि उसे जिम जाना चाहिए। इसके बाद उसने एक जिम ज्वाइन कर लिया था और इसी जिम में रोहित कुमार उर्फ मड्डी ट्रेनर था। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ ट्रेनर और क्लाइंट का रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। जांच में यह बात सामने आई कि कुछ समय बाद प्रियंका और रोहित के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। योगेश की गैर मौजूदगी में रोहित प्रियंका से मिलने घर भी आता था, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक योगेश से छिपा नहीं रह सका। जनवरी 2016 के आसपास योगेश को अपनी पत्नी और रोहित के रिश्ते के बारे में पता चल गया। एक दिन योगेश ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। यह देखकर योगेश बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने दोनों को साफ चेतावनी दी कि अगर यह सब बंद नहीं हुआ तो वह दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उन्हें अदालत तक ले जाएंगे। फिलहाल उस वक्त प्रियंका और रोहित ने योगेश से माफी मांगी। दोनों ने भरोसा दिलाया कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा और वे एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे। अब कुछ समय के लिए मामला शांत हो गया, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चली और कुछ ही समय बाद प्रियंका और रोहित के बीच फिर से संपर्क शुरू हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि प्रियंका ने योगेश को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने किसी और को इस रिश्ते के बारे में बताया तो वह खुदकुशी कर लेगी और इसके लिए योगेश को जिम्मेदार ठहरा देगी। इन धमकियों की वजह से योगेश मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे, जबकि यहीं पर यदि योगेश थोड़ा कड़ा रुख अपनाते तो शायद इस घटना की कुछ अलग ही तस्वीर होती। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल था। अगर प्रियंका रोहित के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती थी तो वह योगेश से तलाक लेकर रोहित से शादी कर सकती थी। फिर मामला इतना आगे क्यों गया? दरअसल इसके पीछे सिर्फ रिश्ता ही नहीं था, बल्कि योगेश की संपत्ति और कारोबार भी एक बड़ी वजह थे। योगेश एक सफल कारोबारी थे। उनके पास काफी पैसा था, प्रॉपर्टी थी, कारोबार था। दूसरी तरफ रोहित की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। अब यदि योगेश को मार दिया जाए तो प्रियंका को पति से छुटकारा मिल जाएगा। वह रोहित के साथ खुलकर अय्याशी कर सकेगी और साथ में उसकी संपत्ति और कारोबार पर भी उसका अधिकार हो जाएगा।
प्रियंका ने यही बात रोहित के सामने रखी और रोहित भी इस योजना में शामिल हो गया। लेकिन दो लोगों के लिए योगेश की हत्या करना आसान नहीं था, इसलिए उन्हें और लोगों की जरूरत थी। रोहित के संपर्क में दो लोग आए। एक था श्याम सुंदर उर्फ सोनू, वह एक अस्पताल में हेल्पर के तौर पर काम करता था। दूसरा था सतीश कुमार, उसका रोहित के साथ पैसों के लेन देन और उधार का संबंध था। दोनों ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले थे। योजना के मुताबिक योगेश को पहले नींद का इंजेक्शन देकर बेहोश किया जाना था। इसके बाद उनका गला दबाकर जान लेनी थी और फिर शव को किसी नहर में फेंक देना था। और इसके लिए 27 मई 2016 की तारीख तय की गई थी। अब 27 मई 2016 की रात करीब 10 बजे प्रियंका अपनी इनोवा कार लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से सोनू और सतीश कार में बैठे। इसके बाद रोहित भी वहां पहुंचा और कार में बैठ गया। उस वक्त प्रियंका की करीब 16 साल की बेटी ख्वाहिश भी कार में मौजूद थी। अब सभी लोग योगेश के घर की तरफ बढ़े और घर पहुंचने के बाद सोनू, सतीश और रोहित कार में ही बैठे रहे। प्रियंका ने उन्हें बताया कि वह घर के पीछे का दरवाजा खुला रखेगी। जैसे ही वह इशारा करेगी, तीनों उसी रास्ते से घर के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद प्रियंका और ख्वाहिश घर के अंदर चली गई। ख्वाहिश ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। अब बाहर मौजूद लोगों को सिर्फ एक चीज का इंतजार था, योगेश के सो जाने का। रात करीब 11 बजे योगेश सोने के लिए चले गए। घर में अब भी सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। जब प्रियंका को लगा कि योगेश अब गहरी नींद में सो चुके हैं, तो उसने घर के पीछे का दरवाजा खोल दिया और इशारा मिलते ही रोहित, सोनू और सतीश अंदर दाखिल हो गए। सोनू अस्पताल में काम करता था। उसने 2 सिरिंज और नींद की दवा का इंतजाम कर रखा था। पहली सिरिंज में दवा भरी गई। इसके बाद सभी लोग योगेश के बेडरूम की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही कमरे में आहट हुई, योगेश की आंख खुल गई। अब सब कुछ अचानक बहुत तेजी से होने लगा। रोहित और सतीश ने योगेश को पकड़ लिया। सोनू ने उन्हें इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन योगेश ने विरोध किया, जिसकी वजह से सिरिंज की सुई टूट गई। अब दूसरी सिरिंज तैयार की गई, उसमें भी दवा भरी गई। एक बार फिर इंजेक्शन लगाने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार भी सुई टूट गई। जिस तरीके से योगेश को पहले बेहोश करने की योजना बनाई गई थी, वह काम नहीं कर रही थी। अब पूरी योजना बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। योगेश जाग चुके थे, वह विरोध कर रहे थे और समय भी निकल रहा था। इसी दौरान प्रियंका ने कहा कि अब योगेश को सब कुछ पता चल चुका है और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद योगेश का मुंह तकिए से दबा दिया गया और कुछ ही देर में उनकी सांसें रुक गईं। पहले योजना थी कि शव को घर से बाहर ले जाकर ठिकाने लगाया जाएगा, लेकिन आखिरकार प्रियंका ने शव को घर में ही रखने की बात कही। उसका मानना था कि अगर योगेश का शव बेडरूम में ही पड़ा रहेगा तो उनकी मौत को हार्ट अटैक जैसा दिखाया जा सकता है, क्योंकि योगेश के शरीर पर कोई बड़ी चोट नहीं थी, न खून बहा था, न कमरे में ऐसा कोई साफ निशान था जिससे पहली नजर में किसी को हत्या का शक हो। रोहित, सोनू और सतीश इसके बाद वहां से निकल गए। अब घर में सिर्फ प्रियंका और उसकी बेटी थी। प्रियंका ने कमरे को साफ किया। फिर सुबह होने का इंतजार शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस ने प्रियंका और रोहित के साथ साथ उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन इस मामले में एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। योगेश के पिता ने अपनी पोती ख्वाहिश के खिलाफ भी अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप था कि ख्वाहिश को अपनी मां की साजिश के बारे में जानकारी थी और उसने भी अपने पिता की हत्या में मां का साथ दिया। अदालत में ख्वाहिश को लेकर कई बातें रखी गईं। कहा गया कि हत्या के वक्त वह घर में मौजूद थी। कॉल डिटेल के आधार पर यह भी बताया गया कि वह उसी घर में रहते हुए अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी, जबकि उसकी मां ग्राउंड फ्लोर पर थी और हत्या की घटना उसी दौरान हो रही थी। यह भी आरोप लगाया गया कि वह घर में किसी की आवाजाही पर नजर रखने में मदद कर रही थी। इसके अलावा यह बात भी सामने रखी गई कि वह अपनी मां के साथ इनोवा में रेलवे स्टेशन गई थी, जहां से रोहित, सोनू और सतीश को लेकर वापस घर आया गया था। फिर योगेश की मौत के करीब 2 महीने बाद वह अपनी मां के साथ चंडीगढ़ भी गई थी। वहां की पार्टी की तस्वीरों में वह अपनी मां और रोहित के साथ दिखाई दी थी। इन सभी बातों को लेकर अदालत में काफी बहस हुई, लेकिन 9 जुलाई 2018 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ख्वाहिश को अतिरिक्त आरोपी बनाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया। दूसरी तरफ प्रियंका, रोहित और सोनू को भी ट्रायल के दौरान जमानत मिल चुकी थी। सतीश को भी बाद में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मामला लंबा चलता रहा। इस पूरे केस में करीब 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए
और आखिरकार वर्षों तक चली यह कानूनी लड़ाई 6 अक्टूबर 2021 को अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंची। प्रियंका बत्रा, रोहित कुमार उर्फ मड्डी, श्याम सुंदर उर्फ सोनू और सतीश कुमार को योगेश बत्रा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। चारों को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रियंका पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं रोहित, सतीश और श्याम सुंदर पर 53,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अपराधी चाहे खुद को कितना भी चालाक समझ ले, लेकिन कानून और कुदरत की अदालत से कोई नहीं बच सकता। योगेश ने जब पहली बार अपनी पत्नी की बेवफाई पकड़ी थी, तब अगर उन्होंने समझौते और लोक लाज के डर के बजाय सख्त कानूनी कदम उठाया होता तो शायद आज वे जिंदा होते। कई बार रिश्तों में जरूरत से ज्यादा समझौता और डर हमारी जान का दुश्मन बन जाता है और दौलत, ऐशो आराम और जिस्मानी आकर्षण के लिए अपनों का ही खून बहा देने वाले ये भूल जाते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। दौलत इंसान को आराम दे सकती है, लेकिन जब नीयत में खोट और हवस सवार हो जाए तो वही इंसान हैवान बन जाता है। प्रियंका और रोहित को लगा था कि तकिए से सांसें रोककर वे सच को भी दफना देंगे, लेकिन एक बाप के अटूट विश्वास ने उनके परफेक्ट मर्डर के घमंड को चकनाचूर कर दिया। आज दोनों जेल में अपनी पूरी जिंदगी सड़ने के लिए मजबूर हैं। याद रखिए, हवस और लालच का रास्ता कितना भी खूबसूरत दिखे, उसका आखिरी स्टेशन सिर्फ और सिर्फ तबाही है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? इस पूरी घटना में पुलिस की लापरवाही, एक मां के विश्वास और बाप की हिम्मत पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। सतर्क रहिए, अपनों को पहचानिए और सही वक्त पर सही फैसला लीजिए। जय हिंद।